हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआर वर्ल्ड पॉइंट में। आज आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 21 लेके आए हैं, जो कि अग्निवीर जीडी की परीक्षा के लिए है। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 21। देखिए पहला क्वेश्चन, आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? तो आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चरक। बात करें चरक की, तो ये किनके दरबार में थे? तो ये आपके कनिष्क के दरबार में थे। और कौन थे? आपके चिकित्सक थे। ठीक है, चिकित्सक थे। इसके अलावा बात करेंगे पुस्तक का, इनकी पुस्तक का नाम था चरक संहिता। चरक संहिता इनकी पुस्तक का नाम था। बात करें नागार्जुन की, तो ये भी किसके दरबार में थे? ये भी आपके कनिष्क के दरबार में थे। और इसके अलावा बात करें बरहामवीर की, तो ये आपके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे। ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ाने के लिए किस आंदोलन ने सहयोग दिया था? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका खिलाफत आंदोलन 1919। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। 1919 में क्या हुआ था? खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसके दो नेता थे, कौन कौन? शौकत अली और मोहम्मद अली। ठीक है, शौकत अली और मोहम्मद अली दोनों लोगों ने इसका नेतृत्व किया था। बात करें असहयोग आंदोलन की, तो ये आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये आंदोलन आपका 1920 में शुरू हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने। इसके अलावा सबने अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1930 में हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942, यानी 8 अगस्त 1942 को यह आंदोलन शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पूछा जाता है कि उस समय वायसराय कौन थे? तो उस समय वायसराय थे लिनलिथ गो। ठीक है, गो से ध्यान रखिएगा, गो से ध्यान रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? यानी किस ग्रह के चारों ओर रिंग पाए जाते हैं, वलय पाए जाते हैं? तो ग्रह कौन सा है? शनि। यदि पूछा है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति है। और सबसे छोटा आपका बुध है। ठीक है, सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा आपका बुध है। इसके अलावा बात करें शनि की, तो सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं? तो सबसे उपग्रह किसके ज्यादा है? तो शनि के ही ज्यादा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शनि। ठीक है, यानी सबसे ज्यादा उपग्रह किसके थे? तो शनि के हैं। और रिंग किसके चारों पाई जाती है? तो वो भी आपका आंसर हो जाएगा आपका शनि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? तो एमसी चित्तरवाल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले न्यायवादी थे। बात करें न्यायवादी की, महान्यायवादी की, तो महान्यायवादी का जो उल्लेख है वो किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 76 यानी कि 76 में है। और बात करें इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति करता है भारत के राष्ट्रपति। और इसके अलावा वर्तमान में कौन है? वर्तमान में जो महान्यायवादी, जिनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? अटॉर्नी जनरल, वो कौन है वर्तमान में? तो वर्तमान में है आपके आर वेंकट रमन। इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि वो कौन सा व्यक्ति होता है जो संसद के कार्यवाही में भाग तो ले सकता है लेकिन वोट नहीं डाल सकता? तो व्यक्ति कौन होता है? वो भारत का महान्यायवादी ही होता है। यानी कि संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है किंतु वोट नहीं डाल सकता। ठीक है, किंतु मतदान नहीं कर सकता। तो वो व्यक्ति कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, HTML का विस्तारित रूप क्या है? तो इसका विस्तारित रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। बात करें HTML किसने बनाया था? तो ये आपका टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था। टिम बर्नर्स-ली। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, इंग्लैंड की ओर से टेस्ट खेलने वाले प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रणजीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे आपके डॉक्टर MS स्वामीनाथन। बात करें MS स्वामीनाथन की, तो इनको भारत में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। हरित क्रांति के जनक। ठीक है, कौन है? तो MS स्वामीनाथन। और इसके अलावा बात करें कि इनको भारत रत्न कब दिया गया है? इनको भारत रत्न इसी साल यानी कि 2024 में इनको भारत रत्न दिया गया है। इसके अलावा बात करें कि इनको विश्व खाद्य पुरस्कार कब दिया गया था? यानी ये पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे। तो ये पुरस्कार दिया कब गया था इनको? तो 1987 में इनको विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया था। और यदि बात करें विश्व खाद्य पुरस्कार की, तो ये संस्था कौन देती है? मतलब इस पुरस्कार देने वाली संस्था कौन सी है? तो वो संस्था है आपका FAO, यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन। इसकी स्थापना कब हुई? तो 16 अक्टूबर
1945 को इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए 16 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, विश्व खाद्य दिवस, विश्व खाद्य दिवस। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और इसका मुख्यालय कहाँ है, एफएओ का मुख्यालय आपका कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है रोम में, और रोम कहाँ पड़ता है, इटली में। और इटली की जो राजधानी है रोम, वो किस नदी किनारे है, तो वो टाइबर नदी के किनारे भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंद अर्थव्यवस्था यानी क्लोज्ड इकोनॉमी से तात्पर्य उस अर्थव्यवस्था से है जिसमें क्या होता है, बंद अर्थव्यवस्था किसको बोलते हैं, जिसमें ना तो निर्यात हो और ना ही आयात हो, यानी कि अपने देश के अंदर ही क्या होता है, मतलब देश के अंदर ही अर्थव्यवस्था चलती है, बाहर से ना तो आयात होता है और ना ही बाहर को निर्यात किया जाता है, ना आयात हो ना ही निर्यात हो, तो वो क्या अर्थव्यवस्था कहलाती है, तो आपकी बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। उदाहरण के तौर पर ब्राजील एक ऐसा देश है जिसकी इकोनॉमी कैसी है, तो इसकी इकोनॉमी आपकी बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस सेंटर एंड स्कूल कहाँ पर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बंगलुरु में है। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, कॉप्स। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है, तो मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है नॉर्वे को। बात की नॉर्वे राजधानी क्या है, तो नॉर्वे राजधानी है ओस्लो, और ओस्लो में क्या दिया जाता है, तो शांति का नोबेल, शांति का नोबेल कहाँ दिया जाता है, तो वो आपका नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। बात करें जापान की, तो जापान को निप्पन, निप्पन भी कहा जाता है, और इसको उगते सूरज का देश कहा जाता है, उगते सूरज का देश। इसके अलावा सुकुमारों का देश, सुकुमारों का देश भी जापान को कहा जाता है। इसके अलावा बात करें कि जापानी राजधानी क्या है, तो जापानी राजधानी है टोक्यो। और इसकी मुद्रा क्या है, इसकी मुद्रा है ये, और इसकी संसद का नाम क्या है, तो इसकी संसद का नाम है डायट, डायट। इसके अलावा बात करें जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप है वो, उसका नाम है होन्शु। ठीक है, होन्शु द्वीप है जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, तो सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, तो एम फातिमा बीवी, ये सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश थी। बात करें लीला सीट की, तो ये हाई कोर्ट में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश थी, प्रथम महिला न्यायाधीश, प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश। और बात करें अन्ना जॉर्ज की, तो ये कौन थी, ये प्रथम महिला आईएएस थी, प्रथम महिला आईएएस। ठीक है, बात करें गीता मित्तल की, तो ये कौन थी, ये जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की, जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। ठीक है, न्यायाधीश। ठीक है, इसके अलावा एक नाम और आता है, उसका नाम क्या है, अन्ना चांडी, अन्ना चांडी। देखिए ये अन्ना जॉर्ज है, ये अन्ना चांडी। अन्ना चांडी कौन थी, तो हाई कोर्ट की पहली महिला जज, हाई कोर्ट की प्रथम महिला जज कौन थी, तो जज मतलब न्यायाधीश, प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, तो अन्ना चांडी थी। ये हाई कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश थी अन्ना चांडी, और ये कौन थी, लीला सेठ प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ थी, जबकि न्यायाधीश कौन थी, तो अन्ना चांडी। और अन्ना जॉर्ज कौन है, प्रथम महिला आईएएस है। और एम फातिमा बीवी सुप्रीम कोर्ट के हैं, ये कहाँ की थी, ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से लिखित संविधान किस देश का सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो अपने भारत का है। ठीक है, सबसे बड़ा कहाँ का है, तो अपने भारत का। सबसे पहले लिखित संविधान किसका बना था, सबसे पहले लिखित संविधान बना था अमेरिका का। ठीक है, सबसे पहले लिखित संविधान कहाँ का बना था, अमेरिका का बना था, लेकिन सबसे बड़ा किसका है, तो भारत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, मैंने आपको अब तक कई बार बताया हुआ है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रोकन विंग्स के लेखक अथवा लेखक कौन है, तो ब्रोकन विंग्स के लेखक अथवा लेखक कौन है, तो सरोजिनी नायडू। बात करें सरोजिनी नायडू की, तो इनको भारत कोकिला किसको कहा जाता है, तो सरोजिनी नायडू को। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। वो अध्यक्षता कब की थी, तो 1925 में। और किस अधिवेशन में की थी, तो कानपुर अधिवेशन में। कानपुर अधिवेशन में 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या की थी इन्होंने, तो अध्यक्षता की थी। बात करें कि भारतीय किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो वो यही थी। ठीक है, प्रथम राज्यपाल महिला कौन थी, प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो वो यही थी, यानी कि सरोजिनी नायडू थी। किस राज्य की थी, तो अपने यूपी की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किसे नेताजी के नाम से जाना जाता है, तो नेताजी के नाम से किसे जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस को।
बात करें सुभाष चंद्र बोस की, तो इनका जन्म कब हुआ था? 30 जनवरी 1897 को कटक यानी कि उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था, इसलिए 23 जनवरी को क्या मनाते हैं? पराक्रम दिवस। आज के टाइम पर 23 जनवरी क्या मनाया जाता है? पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस ने कुछ नारे दिए थे, जैसे कि जय हिंद का नारा, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो का नारा दिया था। इसके अलावा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा दिया था। इसके अलावा बात करें, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वो कौन सा अधिवेशन था? तो वह आपका अधिवेशन था आपका हरिपुरा अधिवेशन, ठीक है, लिख लीजिए हरिपुरा। और हरिपुरा कौन से राज्य में पड़ता है? हरिपुरा पड़ता है आपका गुजरात में। इसके अलावा इन्होंने एक संगठन बनाया था, उस संगठन का नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। यहाँ लिख देता हूँ फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक संगठन की स्थापना की थी वो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? तो आज़ाद हिंद फौज का गठन जो किया था वो सुभाष चंद्र बोस ने किया था, लेकिन आज़ाद हिंद फौज का निर्माण जो किया था वो आपके मोहन दास ने किया था, सॉरी, उसका निर्माण जो किया था वो किया था मोहन सिंह ने किया था, ठीक है। ये अलग अलग क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? एंगस्ट्रम क्या मापता है? तो एंगस्ट्रम किसमें मापा जाता है? तो एंगस्ट्रम आपका तरंग मापता है। बात करें एक एंगस्ट्रम की, तो एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। ये तरंग नापने के काम आता है। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान लगभग कितना है? तो पलायन वेग का जो मान है तो कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा आपका राइट आंसर। पलायन वेग क्या होता है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल, जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है उसको पार करने के लिए जिस बल की आवश्यकता होती है, यानी किसी पिंड को यदि आपको पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर में निकालना है, तो जिस वेग से आप उस पिंड को फेंकोगे वही क्या कहलाएगा? आपका पलायन वेग कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? हमें ऊर्जा को संरक्षित करना चाहिए, ऊर्जा को पर्यावरण संरक्षण में उपयोग करना चाहिए, ऊर्जा संरक्षित है, न इसका सृजन होता है और न ही विनाश होता है, तो यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए इसका एक फॉर्मूला भी होता है, क्या होता है वो? ई बराबर एम सी स्क्वेयर, ठीक है, ई बराबर एम सी स्क्वेयर, ये क्या है? ऊर्जा संरक्षण का फॉर्मूला है। नेक्स्ट देखिए, किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है? यानी -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे, -40 डिग्री पे सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने पर दोनों का मान क्या होता है? समान होता है। ध्वनि तरंग लगभग किस दर से यात्रा करती है? तो ध्वनि तरंग जो यात्रा करती है वो 332 मीटर प्रति सेकंड की दर से क्या करती है? यात्रा करती है। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ मीटर तो दे नहीं रखा है, यहाँ मील दे रखा है, किलोमीटर दे रखा है, फीट दे रखा है। यदि हम इसको फीट में चेंज करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 1100 फीट प्रति सेकंड की दर से क्या करती है? ध्वनि तरंग यात्रा करती है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सा गुणधर्म ठोस, द्रव एवं गैसों के लिए भिन्न है? कौन सा गुणधर्म जो तीनों के लिए अलग अलग है, तो कौन सा हो जाएगा? अणुओं की गति। इन ठोसों के लिए अणुओं की गति अलग होती है, द्रव के लिए अलग और गैसों के लिए अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? तो एक अवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6.022 इंटू 10⁻23। ये वाला मान मैंने आपको पहले बताया हुआ है प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में, यदि आपने देखा हुआ तो आप इस आंसर आसानी से लगा सकते थे। नेक्स्ट देखिए, खारे पानी में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित रहता है? खारे पानी में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित रहता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि क्लोरीन, कैल्शियम और सोडियम। नेक्स्ट देखिए, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का जो सूत्र होता है वो MgHCO3 का होल ट्वाइस, ये होता है आपका मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टेनलेस स्टील निम्नलिखित में से किसका मिश्र धातु है? तो स्टील में स्टेनलेस जो स्टील होती है, यानी कि जो दाग रहित स्टील होती है, उसमें क्या क्या होता है? लोहा, क्रोमियम और निकेल, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? तो सूचना का जो प्रवाह होता है वो जिम्मेदारी किसकी होती है? तो आरएनए की जिम्मेदारी होती है सूचना का प्रवाह करने की, ठीक है। राइबोसोम कौन होते हैं? तो राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, राइबोसोम। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको बोला जाता है? तो प्रोटीन की फैक्ट्री भी राइबोसोम को ही बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसकी कमी से दांत की बीमारी होती है? दांत की कमी किसकी कमी से होती है? तो फ्लोरीन की कमी से दांत की बीमारी होती है। दांत के लिए और हड्डियों के लिए फ्लोरीन और कैल्शियम दोनों की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा किसमें रूपांतरित होती है? तो प्रकाश जो ऊर्जा होती है वो किसमें रूपांतरित हो जाती है? रासायनिक ऊर्जा में, जिसको भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं पेड़ पौधे, ठीक है।
पेड़ पौधे किसके रूप में प्रयोग करते हैं? तो भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होता है? तो ऑक्सीजन का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है? ओ होता है। जबकि ऑक्सीजन गैस का क्या होता है? तो ऑक्सीजन गैस का यानी O2 होता है। नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट किसके रूप में संग्रहित होता है? तो कार्बोहाइड्रेट किस रूप में होता है? तो ग्लाइकोजन में होता है। ये ग्लाइकोजन में चेंज कौन करता है? ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में चेंज करने का काम किसका होता है? तो ये लीवर करता है, यानी कि यकृत करता है। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में चेंज करने का काम किसका होता है? तो आपका ये लीवर करता है। अगला क्वेश्चन है कि एक ग्रह पर पक्षी तैरता है तो मछली क्या करेगी? जब पक्षी तैरने का काम करेगा तो मछली किसका काम करेगी? उड़ने का। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो एक लीप वर्ष में दिन कितने होते हैं? 366 दिन होते हैं। ठीक है, 366 दिन होते हैं। और जो सामान्य वर्ष होता है उसमें कितने दिन होते हैं? तो सामान्य वर्ष में आपके 365 दिन होते हैं। फिर बात करें सप्ताह की, जो सामान्य वर्ष होता है उसमें कितने सप्ताह होते हैं? तो उसमें 52 सप्ताह सप्ताह और एक दिन होता है। जबकि एक जो लीप वर्ष होता है उसमें 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं। 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक श्रेणी में पांचवा पद सम संख्या है और श्रेणी में प्रथम दो पद कितने हैं? 4 और 16 हैं। तो उस श्रेणी का कौन सा पद 100 होगा? तो देखिए, पहला पद दे रखा है आपको 4, दूसरा दे रखा है 16। इसमें कितना जोड़ा गया है? 4 से 16 बनाने के 12 जोड़ा गया है। तो इसका अगला जो पद होगा इसमें 12 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 28। फिर आपका आएगा जो 12 जोड़ के 40, फिर आपका 52, फिर आपका आएगा 64। ठीक है, फिर 12 जोड़ देंगे, कितना आएगा? ये आपका आएगा देखो 76, यहाँ लिख देता हूँ मैं 76, फिर आपका 88 और फिर आएगा आपका 100। तो ये 100 कौन सा पद हो गया आपका? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वां पद हो गया आपका 100। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, निम्न अक्षर श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो देखिए क्या आता है। देखिए आपको दे रखा है ए और जेड, यानी कि दोनों क्या है? आपके अपोजिट है। जीटी भी अपोजिट आता है एक दूसरे के, एमएन भी आता है। यहाँ पे यानी कि यहाँ पे जो संख्या आएगी वो एक दूसरे के क्या आएगी? अपोजिट आएगी। एस और के एक दूसरे अपोजिट होते हैं? तो नहीं होते हैं। एस और टी होते हैं? नहीं होते हैं। एस और एच होते हैं? तो होते हैं। और एस और जे नहीं होते तो ये भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचा जो कि एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में विकल्पों में से समय से अच्छा जो उनको चुनिए। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 100 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है? तो 100 से छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो कितनी होती है? 25 होती है। तो आप ध्यान रखिएगा। और 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 43.051 में से 17.8659 को घटाना है तो कितना आएगा आंसर? देखिए कैसे घटाते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 43.051, ठीक। नीचे लिखा हुआ 17.865 और 9, और इसको घटाना है। तो देखिए इसके ऊपर जगह खाली है तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे? यहाँ पे लिख लेंगे हम 0, और इसको क्या कर देंगे? घटा देंगे। पॉइंट के नीचे ही पॉइंट को रखना है आपको, ठीक है। अब 10 में से 9 गए तो 1 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा। 10 में से 5 गए तो 5 बचेगा, यहाँ 4 का मतलब हो जाएगा आपका 14। 14 में से 6 गए तो 8, और यहाँ बचेगा 9, और 9 में से आपका एक गया तो सॉरी 9 में से 8 गया तो 1, यहाँ बचेगा आपका 2, यानी और 42 में 7 गए तो आपका 25, कितना आएगा? 25, यानी 25.1851, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको इसके गुणनखंड बताने, गुणनखंड कितने होंगे? तो देखिए कैसे करेंगे इसको। देखिए यहाँ पे x की पावर 4 माइनस के y की पावर 4 लिखा हुआ है, ठीक है। x की पावर 4 को हम लिख सकते हैं x की पावर 2 और उसकी पावर कितनी? 2। ऐसे हम y की पावर 2 को लिख सकते हैं, y की पावर 4 को लिख सकते हैं, y की पावर 2 उसकी पावर कितनी? 2। देखिए अभी फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका? एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, यानी सॉरी ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर, और बी की वैल्यू कितनी है? वाई स्क्वायर। इसको हम कैसे खोलेंगे? ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस के बी, यानी इसको एक बार जोड़ देंगे और फिर गुणा करके एक बार घटा देंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, और दूसरे पैकेट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और इंटू ए माइनस के बी। अब देखिए सेम फॉर्मूला आपका यहाँ बनेगा, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, इसको हम क्या ले सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, इसको हम खोलेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी से, यानी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस के वाई। तो ये आपका क्या बन जाएगा? इसके गुणनखंड हो जाएंगे। देखिए ये ऑप्शन किस में है? तो ये ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक षटभुज के 6 कोणों का योग कितना होता है? षटभुज के कोणों का योग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ये षटभुज यानी कि किसी भी बहुभुज के कोणों का योग निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? n माइनस के 2 इंटू 180। एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 6, क्योंकि 6 बजा वाला है। तो 6 माइनस के 2
गुणा 180, 6 कितना होता है 4, 4 गुणा 180 कितना हो जाएगा 1872 यानी कि 720। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक क्या दे रखी है इसने, समबाहु नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इससे भुजा क्या है, सॉरी मिस्टेक नहीं, सही है, देखिए मिस्टेक नहीं है, इसमें सही दे रखा है, ठीक है। वो दूसरे प्रैक्टिस सेट में था क्वेश्चन जो कि गलत था। देखिए इसमें क्या है कि उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है 10। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना 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 होता है, फॉर्मूला कितना होता है उसका क्षेत्रफल निकालने का, एरिया बराबर, एरिया यानी क्षेत्रफल बराबर क्या होता है √ 3/4 और भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग, ठीक है। अब देखिए भुजा कितनी दे रखी है आपको 10 दे रखी है, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो √ में 3/4 गुणा भुजा कितनी है 10, तो 10 गुणा 10, इसको सॉल्व करेंगे। 2 से कटेगा ये 2 बार, 2 से कटेगा 5 बार और 2 से कटेगा ये 5 बार, 5 × 5 कितना होता है 25, 25 √ 3। तो आपका राइट आंसर कितना होगा 25 √ 3 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होता है। देखिए कॉट थीटा क्या होता है, टेन थीटा का अपोजिट होता है, तो कॉट थीटा को हम ले सकते हैं 1/tan थीटा है। देखिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा है, कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1/tan थीटा, क्योंकि कॉट थीटा वाला क्या होता है 1/tan थीटा होता है। तो टेन थीटा कट जाए कितना बचेगा 1। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका ए। इसको सॉल्व करते हैं। 6 गुणा 7 कितना होता है 42, माइनस के 7 दिया 21, बटे में कितना है 6 माइनस के 3 यानी कि 3, 42 में से 21 जाएगा 21 बचेगा, 21/3 यानी कि 7। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, 10, 15, 21 और 28 का एलसीएम बताइए, एलसीएम कितना होगा। तो एलसीएम बहुत छोटी छोटी संख्या होती है जो इन संख्याओं से कट जाए। तो देखिए क्या 120 7 से कटता है, तो नहीं कटता। क्या जो 220 होता है वो 7 से कटता है, तो ये भी नहीं कटता। 32 7 से कटता है, तो नहीं कटता। एक ही ऑप्शन बचा जो कि आपका इन सबसे कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए एक क्वेश्चन दिया है कि 7 सही 3/4 कितने परसेंट के बराबर होगा। तो देखिए परसेंटेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज देखिए जैसे आपको दे रखा है कि 7 सही 3/4 कितने के बराबर होगा। तो देखिए दिया हुआ है कि 7 सही 3/4, 7 सही 3/4, इसको हम पहले क्या करेंगे, इसको हम भिन्न में चेंज कर लेंगे। तो 7 चौक 28 प्लस 3 कितने होते हैं 31, यानी 31/4। अब इसको हमें क्या करना है, हमें परसेंटेज में बदलना है। तो परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम 100 का गुणा कर देंगे। 500, 4 से कटेगा आपका 25 पर, और 25 × 31 कितने होते हैं 25 एकम 25 के 5 हासिल के 2, 25 × 75 और 2 77, कितना हो जाएगा आपका 775%, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन दिया है कि एक मेज को 5170 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य बताइए। ये 10% का लाभ हो रहा है आपको, 10% का लाभ का मतलब 10% का जो भिन्न रूप हो जाएगा वो 1/10 हो जाएगा, ठीक है। 1/10 का मतलब यदि कोई वस्तु आपकी 10 रुपये की थी तो आपने 1 रुपये का उस पर लाभ कमाया, और कितने में बेची होगी 10 + 1 यानी कि 11 रुपये में बेची होगी। यानी 10 वाली चीज़ आपने 1 रुपये का लाभ कमा के 11 रुपये में बेच दी, लेकिन वो कह रहा है 11 रुपये में नहीं बेची आपने, आपने कितने में बेची है 5170 रुपये में बेची है, 5170, यानी 11 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी है 5170। तो यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू जाएगी 5170/11, ठीक है। 11 से काटेंगे कितने में कटेगा ये 11 चौक 44, 7 बचे, 11 सत्ते 77, ठीक है। यानी कि 470 बार कटेगा आपका 470, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 470। आपसे पूछा गया क्रय मूल्य, हमने क्रय मूल्य कितना माना था 10, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 × 470 यानी कि 4700। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4700, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम 50 सम संख्या का औसत क्या होगा। तो पहली 50 सम संख्या कौन सी होंगी, तो पहली सम संख्या होगी आपकी 2, और अंतिम सम संख्या होगी आपकी, अंतिम यानी कि 50वीं सम संख्या होगी आपकी 100। अब इसको आपको औसत निकालना है, तो औसत कैसे निकालते हैं, प्रथम प्लस लास्ट बटे में 2, पहली 2 प्लस अंतिम कौन सी है आपकी 100 बटे में कितना आ जाएगा 2, यानी कि 102/2 यानी कि 51। आपका औसत कितना आ जाएगा, औसत आएगा आपका 51। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन दिया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे में 2 कितने के बराबर होगा। सभी को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। इसका मतलब ऊपर कितना मिल जाएगा आपको 1 मिल जाएगा, और बटे में कितना दे रखा है 2। इस पूरे समीकरण की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 रुपये मासिक ब्याज की दर से 500 का 3 वर्ष 4 महीने का ब्याज कितना होगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे इसको। देखिए 1 रुपये मासिक ब्याज की दर से, 1 रुपये मासिक ब्याज की दर से मतलब क्या होता है कि आपको 1 महीने का जो ब्याज मिलेगा वो कितने रुपये मिलेगा, आपको 1 रुपये ब्याज मिलेगा, कितने रुपये पे 100 रुपये पे। तो
क्योंकि दर होती है वो किस पे काउंट की जाती है, 100 रुपये पे काउंट की जाती है, ठीक है। यानी आपको 1 रुपये ब्याज मिलेगा, कितने रुपये, 100 रुपये पे। इसके बाद आपकी दर कितने परसेंट की होगी, तो 1% की दर होगी आपकी। कब, महीने पे, यानी महीने के हिसाब से जो दर है आपकी वो कितने परसेंट की है, 1%। लेकिन हमें दर कितनी चाहिए, वार्षिक रूप से, तो वार्षिक रूप से जो दर बैठेगी आपकी वो कितनी बैठेगी, हम क्या करेंगे इसमें 12 गुणा कर देंगे, 12 गुणा 1 यानी कि 12% की दर होगी आपकी वार्षिक रूप से, ठीक है। अब बात करें कि 3 वर्ष 4 महीने, तो 3 वर्ष 4 महीने का कुल मिला कितने वर्ष हो गए, तो 3 वर्ष तो पूरे पूरे हो गए, और 4 महीने के बाद वर्ष कितने बनेंगे, तो 4 बट्टे हम क्या कर देंगे, 12। 4 बट्टे 12 मतलब 1/3, तो 3 वर्ष प्लस 1/3 वर्ष कितना हो जाएगा ये, 3 वर्ष प्लस 1/3 का मतलब हो जाएगा 3 3 और 1 10/3 वर्ष। आपका समय कितना हो जाएगा, समय हो जाएगा आपका, समय बराबर 10/3 वर्ष। आपको दर मिल गई, दर कितनी मिली आपको, 12% की, समय मिल गया, दर मिल गया, और आपको मूलधन दे रखा है 500 रुपये। आपसे ब्याज पूछा है, तो ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर, दर कितनी है 12% की, गुणा समय, बटे में कितना हो जाएगा 100। इसको काटपीट कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 3 से कटेगा 4 बार, 4 पंजे 20, 20 ढाई 200, यानी कि आपको ब्याज कितने रुपये दिन मिल जाएगी, तो आपको ब्याज मिल जाएगी 200 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपका क्या है, ये आपका अनुपात समानुपात वाला क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसका राइट आंसर कितना हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का, एक बस मेरठ से आगरा के लिए 7:20 पर चलती है सुबह, और उसे आगरा पहुंचने में 7 घंटे लगते हैं, तो आगरा किस समय पहुंचेगी, तो 7:20 में क्या करना है आपको, 7:20 में आपको 7 घंटे जोड़ देना है, कितना हो जाएगा ये 14:20, 14:20 का मतलब कितना होता है, 2:20 यानी PM, ठीक है। यानी कि दोपहर के कितने बजे पहुंच जाएगी, दोपहर के 2:20 पर पहुंच जाएगी। तो ये था आपका प्रैक्टिस सेट, कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।